नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से जानकारी आपको देते चले। कैबिनेट बैठक में कुल 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। त्रिवेंद्र कैबिनेट में 17 प्रस्ताव किए गए थे पेश, लेकिन जिसमें से 16 प्रस्ताव पर मुहर लगी है, मंजूरी मिल गई है। राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर विनियम बनाए गए हैं। राज्य में सभी तरह के प्लास्टिक कैरी बैग पर उन्हें कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। सभी डिस्पोजल आइटम पर भी बैन लगाया गया। प्लास्टिक के उत्पादन पर 5 लाख का जुर्माना, प्लास्टिक के परिवहन पर 2 लाख का जुर्माना। साइबर क्राइम्स मैनेजमेंट प्लान राज्य में लागू किया गया। 8 फरवरी से कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। आबकारी विभाग में अब ई टेंडरिंग को भी मंजूरी मिल गई है। आबकारी विभाग में 2 साल के लिए होगा टेंडर। तो वहीं पर कच्ची शराब वाले ठेके नहीं कर पाएंगे बियर की बिक्री। सुबह 10 से रात 11 बजे तक खुलेंगे शराब के ठेके। तो ये तमाम ऐसी चीजें जिसको लेकर बातचीत हुई और बहुत से ऐसे प्रस्ताव रखे गए जिस पर विचार विमर्श कर मंथन कर मंजूरी दे दी गई है। 17 प्रस्ताव रखे गए, 16 प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। बताते चले 8 फरवरी से कक्षा 6 से लेकर जो है आगे जो कक्षाएं रहेंगी उनको भी अनुमति होगी स्कूल आने की, क्योंकि कोरोना काल में सभी को स्कूल आने पर पाबंदी लगाई गई थी। हालांकि अब जो है इजाजत दे दी गई है। कुछ नियम रहेंगे, उसी का पालन करते हुए अब बच्चे स्कूल जा पाएंगे। तो वहीं पर आपको ये बताते चलें कि कैबिनेट की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण रही, क्योंकि 16 प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। तो कहीं ना कहीं इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के बाद एक बड़ा बदलाव भी जरूरी है। हालांकि कोरोना काल के बाद तमाम बड़े फैसले इस बैठक में लिए गए हैं, जिसमें त्रिवेंद्र कैबिनेट में 17 प्रस्ताव पेश किए गए थे, लेकिन विचार विमर्श और मंथन के बाद 16 प्रस्तावों को पारित कर दिया गया, मंजूरी दे दी गई। राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर विनियम बनाए गए हैं, यानी कि अब जो है प्लास्टिक व्यापार पर बैन रहेगा। राज्य में सभी तरह के प्लास्टिक और कैरी बैग पर प्रतिबंध रहेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में उत्तराखंड सिख जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी के 2021 के कैलेंडर का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा कैलेंडर के माध्यम से उत्तराखंड के गुरुद्वारों एवं ऐतिहासिकता को लेकर अच्छा चित्रण किया गया है। सीएम ने यह भी कहा कि सिख समुदाय की समाज में हमेशा सक्रिय भूमिका रहती है। राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सभी वर्गों को योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए भी प्रयास किए गए हैं। सबके हितों को ध्यान में रखकर कार्य किया जा रहा है। इस दौरान सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष सरदार गुरदीप सिंह और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और मुख्य सचिव ओम प्रकाश और शासन के उच्च अधिकारियों के साथ देहरादून में मेट्रो नियो के संचालन से संबंधित प्रस्तुतिकरण का अवलोकन किया। सीएम ने देहरादून शहर में यातायात के बेहतर संसाधनों की उपलब्धता के लिए समेकित प्रयासों की जरूरत बताते हुए इस दिशा में प्रभावी पहल की जरूरत बताई। सीएम ने इस संबंध में उत्तराखंड मेट्रो रेल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन को मेट्रो नियो के संचालन से संबंधित कार्य योजना एवं डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए। इस दौरान वित्त सचिव अमित नेगी, शहरी विकास सचिव शैलेश बगोली और एमडी यूकेएमआरसी और जितेंद्र त्यागी, परियोजना निदेशक वीके मिश्रा, ये सभी लोग भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड अटल आयुष्मान योजना के तहत जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने वाले चिकित्सा संस्थानों और चिकित्सालयों को उत्कृष्ट सेवा सम्मान से सम्मानित किया। सीएम ने सम्मानित होने वाले चिकित्सा संस्थानों का राज्य की जनता को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उनके योगदान की सराहना की। सीएम ने कहा, राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंश्योरेंस की बजाय ट्रस्ट के माध्यम से ये योजना लागू की गई है, जिससे जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो रही है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि अटल आयुष्मान योजना के तहत उत्तराखंड अकेला एक ऐसा राज्य है जहां राज्य के 23 लाख परिवारों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस अवसर पर सीएम ने अटल आयुष्मान योजना के तहत स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी जॉलीग्रैंड को स्वर्ण प्रमाण पत्र और कृष्ण मेडिकल सेंटर देहरादून और चामुंडा हॉस्पिटल एंड लेप्रोस्कोपिक सेंटर काशीपुर को रजत प्रमाण पत्र और हंस फाउंडेशन जनरल हॉस्पिटल सतपुली को कांस्य प्रमाण पत्र से सम्मानित किया।
सीएम ने एम्स ऋषिकेश के साथ राज्य के 13 विभिन्न जिलों और सामुदायिक केंद्र और श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल सहित 5 अन्य निजी चिकित्सालयों को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और मुख्य सचिव ओम प्रकाश और पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार सहित शासन के उच्च अधिकारियों के साथ कुंभ मेले की व्यवस्थाओं के संबंध में भी विचार विमर्श किया है। मेला अधिकारी और जिलाधिकारी हरिद्वार भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें शामिल हुए। सीएम त्रिवेंद्र ने आगामी कुंभ मेले के आयोजन के संबंध में भारत सरकार के जरिए जारी दिशा निर्देशों के क्रम में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए। सीएम ने प्राप्त दिशा निर्देशों के क्रम में स्नान घाटों की क्षमता, फिजिकल डिस्टेंसिंग, पंजीकरण, प्रवेश द्वारों पर टेस्ट आदि की व्यवस्था से संबंधित कार्य योजना तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। सीएम ने निर्देश दिए कि इस संबंध में सभी पहलुओं का अध्ययन कर विस्तृत कार्य योजना पर ध्यान दिया जाए ताकि इस संबंध में केंद्र सरकार को भी स्थिति से अवगत करवाया जा सके। बैठक में सचिव अमित नेगी, शैलेश बगोली, एसए मुरुगेशन, डॉक्टर पंकज कुमार पांडे, विनोद कुमार सुमन, आईजी मेला संजय गुंजियाल आदि भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में कुंभ का आयोजन बड़े धूमधाम से किया जा रहा है। राज्य सरकार कुंभ के भव्य और दिव्य होने के दावे कर रही है, लेकिन उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कुंभ की तैयारियों पर सवाल खड़े किए हैं। इस खास रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड सरकार भले ही कुंभ के भव्य और दिव्य होने के दावे कर रही हो, लेकिन उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कुंभ की तैयारियों पर लगातार सवाल खड़े किए हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने हरिद्वार में कुंभ क्षेत्र का दौरा किया और संत महात्माओं से मुलाकात की। इसके बाद अब हरीश रावत का कहना है कि सरकार कुंभ को लेकर गंभीर नहीं है, सरकार की तैयारी पूरी नहीं है। उस कुंभ के उस उपलक्ष्य में आपने कितना उस क्षेत्र का, कुंभ क्षेत्र का और कुंभ से लगे हुए क्षेत्रों का विकास किया, क्योंकि जो हम जिस रूप में देखते आए हैं वो है। और तीसरा मापन है कि उससे राज्य की आर्थिकी में क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपने जिस प्रकार से कुंभ को कर्टेल कर दिया है और कोई उस पर आपने न क्षेत्र का विस्तारीकरण किया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने त्रिवेंद्र सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि केंद्र की गाइडलाइन के बाद त्रिवेंद्र सरकार किसी भी तरह चिंतित नहीं दिखाई दे रही है, जिसका मतलब साफ है कि सरकार कुंभ को कराना ही नहीं चाहती है, सिर्फ रस्म अदायगी करना चाहती है। कुंभ को लेकर सरकार की तैयारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि शायद सरकार के लिए केंद्र का ये आदेश गॉड गिफ्टेड है, जिसकी वो मनोकामना कर रही थी। पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि उनकी सरकार के समय अर्ध कुंभ में देवप्रयाग तक कुंभ क्षेत्र बनाया गया था, लेकिन वर्तमान सरकार केवल हरिद्वार में ही रंग रोगन का काम कर रही है। हरीश रावत का कहना है कि जो 4 धाम देवता हमारे पूज्य हैं, जिनके हम नतमस्तक होते हैं, उनको फ्लाईओवर और पुलों में बनाया गया है, जिन पर लोग गाड़ियां लेकर और पैदल चलेंगे, ये कहां तक जायज माना जा सकता है। कुंभ के कामों से ज़्यादा प्रभावी तरीके से अर्ध कुंभ के काम दिखाई दे रहे हैं। तो आपने विस्तारीकरण नहीं किया, सड़कों का सुधारीकरण नहीं किया, नई पुल नहीं बनाए, नई ड्रेनेज लाइनें नहीं बनाई, तो कोई ऐसा निर्माण का काम नहीं किया। आस्था पथ भी थोड़ा बनाया और एक रस्म अदायगी कर दी। तो आपने निर्माण के विषय में और विस्तारीकरण के विषय में एक अवसर को खो दिया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कुंभ की तैयारियों को लेकर त्रिवेंद्र सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना है राज्य सरकार कुंभ को लेकर गंभीर नहीं है, हालांकि इन आरोपों को त्रिवेंद्र सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। हरिद्वार के जिला पंचायत बोर्ड बैठक में जोरदार हंगामा हुआ। हंगामे के दौरान निलंबित उपाध्याय राव अफाक अली और उसी के साथ सदस्यों के बीच धक्का मुक्की भी हो गई। दरअसल राव अफाक अली को प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप में डीएम ने कल निलंबित कर दिया था।
उन पर कार्यवाहक अध्यक्ष रहते हुए वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप लगे थे। पिछले साल कुछ समय के लिए राव आफाक अली को जिला पंचायत का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। जिला पंचायत के एक सदस्य चौधरी विजेंद्र सिंह ने उनके कार्यकाल में हुए कामों की सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी तो अनियमितताओं की बातें सामने आने लगी। इसकी शिकायत शासन से की गई। शासन ने मामले की जांच जिलाधिकारी रविशंकर को सौंप दी थी। डीएम ने प्रारंभिक जांच में आरोपी को सही पाते हुए राव आफाक अली को निलंबित कर दिया, जिसके बाद शनिवार को हुई जिला पंचायत की बैठक में पहुंचे राव आफाक अली उपाध्यक्ष की हैसियत से बैठक में प्रतिभाग करने लगे तो कई सदस्यों ने इसका विरोध किया और बैठक शुरू होने से पहले जोरदार हंगामा किया। तीर्थनगरी ऋषिकेश में 60 सालों से गुफा में रहने वाले एक 83 वर्ष के साधु ने राम मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए दान किए हैं। शहर में खबर फैलते ही लोग हैरान हो गए और बाबा को देखने के लिए उत्सुक होने लगे। जब यह खबर यमकेश्वर विधायक ऋतु खंडूरी को मिली तो वे भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ साधु बाबा से मिलने गए और उनका धन्यवाद किया। ऋषिकेश के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मेन ब्रांच के कर्मचारी उस समय हैरान रह गए जब शंकर दास 1 करोड़ का चेक लेकर वहां पर पहुंचे। नहीं, आप हीरो हैं। आपने कर्मी ऐसे करें तो शर्मा अंकल हैं वो थोड़ा आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद रविंद्र जुगरान ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप नेता रविंद्र जुगरान ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर हमला बोला। रविंद्र जुगरान ने 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा को साजिश करार दे दिया। रविंद्र जुगरान ने कहा कि किसान आंदोलन और किसानों को बदनाम करने की साजिश के पीछे बीजेपी का हाथ है। बीजेपी के लोग किसानों को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, जिसमें चाहे लाल किले पर हमला हो या गाजीपुर में उग्र प्रदर्शन, हर प्रकरण में बीजेपी के लोग दिखाई दे रहे हैं। रविंद्र जुगरान ने यह भी कहा कि पिछले दिनों मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए ऐसी कई तस्वीरें बार बार सामने आई जिनमें बीजेपी कार्यकर्ता किसानों के बीच किसान बनकर भीड़ में शामिल हुए। उग्र प्रदर्शन के पीछे बीजेपी के लोगों का हाथ है। इसका प्रमाण प्रधानमंत्री और बीजेपी सांसदों के साथ उग्र प्रदर्शन करने वाले लोगों की फोटो है। वहां पर 200 लोग हम कह रहे हैं कि अगर किसानों को कुछ दे नहीं सकते तो उनको गद्दार मत बोलो, उनको झूठा गुमराह मत करो, बदनाम मत करो, खालिस्तानी मत बोलो, उनको नक्सलवादी मत बोलो, उनको पाकिस्तानी मत बोलो। और जिनको आप खालिस्तानी, नक्सलवादी और क्या कहते हैं गद्दार बोल रहे हैं, उनके साथ 11 वार्ताओं का दौर क्यों कर रहे हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स, 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स दौरे वार्ता हो रही है 5-5, 6-6 घंटे की। उत्तराखंड के राज्य मंत्री और उत्तराखंड संस्कृति साहित्य और कला परिषद के उपाध्यक्ष घनानंद ने 2022 का विधानसभा चुनाव पौड़ी विधानसभा से लड़ने का मन बनाया है। घनानंद का कहना है कि वो साल 2012 से ही विधानसभा चुनावी रण 2022 में उतरने की तैयारी कर रहे हैं और इस दौरान समय समय पर वो जनता से भी चुनावी रण 2022 में उतरने के लिए लगातार जनता से मिलकर फीडबैक भी ले रहे थे। ऐसे में जनता से मिले सकारात्मक फीडबैक से वो अब 2022 विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। राज्य मंत्री घनानंद का ये कहना है कि वो वन मौन से ना बनकर सभी को साथ लेकर पौड़ी के विकास की सोच रखते हैं। उनका ये भी कहना है कि उनकी सरकार बीजेपी केंद्र और राज्य में बेहतर कार्य कर रही है। ऐसे में पौड़ी के अथक विकास को लेकर पार्टी को एक बार उन पर भरोसा जताकर उन्हें बीजेपी से टिकट देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि दावेदारी पेश करना लोकतंत्र का अधिकार है और जनता से मिल रहे स्नेह के कारण ही उन्होंने पौड़ी विधानसभा से चुनाव रण में उतरने का मन बनाया है। राजनीति में आने से पहले घनानंद एक हास्य कलाकार भी रह चुके हैं, जिनकी हास्य कलाकारी की जनता कायल है। राज्य मंत्री घनानंद ने पौड़ी के पर्यटन क्षेत्र में मिल रही नई पहचान को भी सराहा है और कहा है कि पौड़ी के बदलते स्वरूप के कारण एक दिन पौड़ी जरूर आबाद हो जाएगा। करना अधिकार है मेरा। मैं 22 से के लिए 12 से तैयार हूँ, 2012 से तैयार हूँ 22 के लिए। और अब सारे लोग बोल रहे हैं कि घना भाई आपके आप ही है। और मैं जब विधायक बनूंगा तो मैं आम जनता से पूछ के उनमें कुछ वर्ग हैं, कोई बुद्धिजीवी वर्ग है, कोई व्यापारी वर्ग है, कोई युवा है, कोई कुछ है, ये सारे लोगों से पूछ के यहाँ के विकास के लिए कार्य किया जाएगा। वन मैन शो नहीं है कि मैंने कर दिया तो हो गया।
वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, बने रहिए। खबरों में बढ़ेंगे आगे। किसान आंदोलन के समर्थन में और बढ़ती महंगाई को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस 2 फरवरी को प्रदेश भर में प्रदर्शन कर सरकार का पुतला दहन करेगी। 2 फरवरी को होने वाले कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार किसानों के आंदोलन को कुचलना चाहती है, लेकिन किसानों ने एकता दिखाते हुए आंदोलन को और मजबूत कर दिया। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किसान आंदोलन के साथ खड़ा रहने का आह्वान किया, तो वहीं कांग्रेस पूरी तरह से किसानों के समर्थन में खड़ी रहेगी। प्रीतम सिंह ने कहा है कि किसानों के समर्थन में और बढ़ती महंगाई के विरोध में 2 फरवरी को पूरे प्रदेश में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी और सरकार का पुतला भी दहन किया जाएगा। मैं समझता हूं कि आप तो वहीं आगामी 1 और 2 फरवरी को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का एक सम्मेलन होने जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के इस सम्मेलन को लेकर डीजीपी अशोक कुमार ने यह बताया है कि 1 और 2 फरवरी को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें प्रदेश के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में उत्तराखंड पुलिस को और बेहतर बनाने के लिए मंथन किया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल होंगे। 1 फरवरी को शाम 4 बजे मुख्यमंत्री सम्मेलन में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को संबोधित करेंगे। तो वहीं रानीखेत में 3 विधानसभा क्षेत्रों के कांग्रेसी नेताओं की बैठक प्रभारी हेमंत बगड़वाल के नेतृत्व में हुई है। विधायक, उपनेता, प्रतिपक्ष अध्यक्ष, आश्वासन समिति और करण महाराज सहित अनेक कांग्रेसी जन उपस्थित रहे। प्रभारी बगड़वाल को माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। महात्मा गांधी के फोटो पर माल्यार्पण कर रघुपति राघव राजा राम का भजन गाया गया। तो वहीं पर रानीखेत द्वाराहाट स्लज क्षेत्र के पूर्व विधायक सहित अनेक कांग्रेसी उपस्थित थे। वर्तमान सरकार को जमकर घेरा, सरकार पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए गए। आने वाले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को विजयी बनाए जाने के लिए विशेष चर्चा हुई। किस तरह से उक्त तीनों विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस आए, इसके लिए भी मंथन किया गया। हमारे आज इस बैठक का मुख्य जो आयोजन है ऐसे महात्मा आगामी प्लस पोलियो अभियान के तहत जिलाधिकारी चमोली ने जिला सभागार में अधिकारियों की बैठक लेते हुए ये कहा कि जनपद चमोली में 31 जनवरी 2021 को प्लस पोलियो टीकाकरण के लिए 601 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें कि 39,700 बच्चों को पोलियो टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और इस अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो का टीकाकरण किया जाएगा। इस संदर्भ में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने संपूर्ण जनपद के लोगों से अपील भी है कि 31 जनवरी को लोग अधिक से अधिक संख्या में पोलियो बूथ पर आकर अपने बच्चों को पोलियो का टीकाकरण अवश्य कराएं और देश की पोलियो मुक्त बनाने में अपना अमूल्य सहयोग जरूर प्रदान करें, क्योंकि इस पोलियो से भविष्य में बच्चों के स्वास्थ्य पर पोलियो जैसी बीमारियों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाकी जो बताइए वो सही है ना, कर्णप्रयाग वाला। तो वहीं बाजपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक युवक को अवैध तमंचा के साथ गिरफ्तार कर दिया। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेजा। ये बता दें, उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस प्रशासन द्वारा इनामी बदमाशों और अवैध शस्त्र बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते बाजपुर पुलिस लगातार कार्रवाई अमल में ला रही है। तो वहीं पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बाजपुर स्टोन क्रशर को जाने वाले मार्ग पर युवक अवैध हथियार लिए घूम रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मौके पर छापेमारी करते हुए एक युवक की तलाशी ली, जहां युवक के पास से 3 अवैध हथियार बरामद हुए। पुलिस की पूछताछ में युवक ने जो उसी के साथ अमरपाल सिंह को ये बताया। सीओ दीपशिखा अग्रवाल ने यह बताया है कि युवक से पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि युवक अवैध हथियारों को बेचने के लिए बाजपुर लाया था। तो वहीं देश की राजधानी नई दिल्ली में इजरायली दूतावास के आगे हुए बम ब्लास्ट को लेकर उत्तराखंड भी अलर्ट हो गया है। दरअसल उत्तराखंड में हरिद्वार महाकुंभ की तैयारियां चल रही हैं और ऐसे में हरिद्वार महाकुंभ में न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी लोग महाकुंभ में आते हैं। इस लिहाज से यहां पर दूतावास पर हुए बम ब्लास्ट के बाद और सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। जगह जगह सघन ट्रैकिंग अभियान चल रहा है। महाकुंभ मेला के आईजी संजय गुंजियाल ने यह बताया है कि सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है।
इसके साथ ही एनएसजी कमांडो को भी तैनात कर दिया गया है। और उसी के साथ आईजी गुंज्याल ने यह भी जानकारी दी है कि भारत सरकार की एसओपी के मुताबिक सभी तैयारियां की जा रही है और उसी के मुताबिक महाकुंभ में श्रद्धालु आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इजरायल दूतावास के आगे हुए बम ब्लास्ट के बाद हर तरीके से आने जाने वालों और संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है। और क्या तैयारियां रहेंगी जिससे कि इन खतरों से हम इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए हिंदी खबर की वेबसाइट www.hindikhabar.com पर विजिट करें। नमस्कार।